नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस कोरोना की दूसरी लहर ने सोशल डिस्टेंसिंग इस तरीके से बनाई कि जो काम ऑनलाइन हो रहे थे वो भी बंद हो गए, क्योंकि सारे काम आप एक जगह पर बैठ करके नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपकी क्लासेस बंद रही। लेकिन फिर से हम आ गए हैं वापस और एक नए जोश के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई हम शुरू करेंगे। आज की इस क्लास में इसी पर बात करेंगे कि यूपीएससी को तैयारी को जो हमें लेकर के जाना है वो किस दिशा में लेकर के जाना है, कैसे करना है। इस सेशन में, यानी कि जो ये अभी चलने वाला है, इस दौरान आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो एग्ज़ाम अभी अक्टूबर में होने वाले हैं उसके मद्देनज़र भी, और जो एक लॉन्ग पर्पज हमारा है उसको भी ध्यान में रखते हुए हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो हमारी ये दोहरी रणनीति होगी। तो आज समझते हैं इस वीडियो में कि कैसे हमें पढ़ाई करना है और पूरा फॉर्मेट क्या होगा उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, आपके परिवार के लोग अच्छे होंगे। देखिए, ये एक भीषण महामारी थी जिससे पूरी दुनिया पस्त हुई और दूसरी लहर ने भारत को सबसे ज़्यादा परेशान किया। तो इसमें अगर कुछ क्षति हुई है तो कुछ उम्मीदें हैं जिनसे वो क्षति तो पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन आगे आने वाले समय में हम फिर से मुस्कुराएंगे, हमारा देश फिर से मुस्कुराएगा और हम फिर से उठ खड़े होंगे। ये इसी उम्मीद के साथ हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं, अपनी पढ़ाई शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए, यूपीएससी की तैयारी को लेकर के जो सबसे बेसिक और महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि इसके तैयारी में 2011 के बाद में व्यापक परिवर्तन हुए। तैयारी इन द सेंस का मतलब ये है कि इसके जो सवाल आते हैं उनको हल करने के लिए दो प्रकार की रणनीतियां तब से बननी शुरू हुई। उससे पहले की स्थिति कुछ और थी। तो सबसे जो सामान्य वर्गीकरण है वो ये इस प्रकार है कि एक तो है कि सिलेबस के आधार पर जो है आप तैयारी करें यूपीएससी का, या किसी भी परीक्षा की तैयारी आप सिलेबस के आधार पर ही करते हैं। ठीक है, तो एक तो है कि आप सिलेबस के आधार पर तैयारी करें। सिलेबस के आधार पर तैयारी करने पर क्या होता है कि कुछ परिभाषित किताबें होती हैं, यानी कि लिमिटेड बुक्स होते हैं जिन्हें आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो लिमिटेड बुक्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। या अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो आपके पास क्लास नोट्स होगा। अगर आप यूपीएससी पर पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर भी नोट्स बनाते होंगे, बहुत सारे क्लासेस पढ़े हुए हैं फ्री में आपके पास। तो ये हो गया एक तरीका सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ाई करने का। अब इसमें क्या क्या है, इसमें जो है हिस्ट्री है, आपका जियोग्राफी है, इकोनॉमी है या इन्वायरमेंट है। इस प्रकार से जो है सब्जेक्ट हैं आपके जिनको आपको पढ़ना होता है। इसके लिए परिभाषित किताबें हैं, जबकि एनसीईआरटीज हैं या कुछ स्पेशली जो किताबें हैं जो अच्छे राइटर्स की हैं उनको पढ़ना होता है। जो दूसरा तरीका है यूपीएससी की तैयारी करने का और इसे फाइनली सेलेक्ट हो जाने का, ठीक है, उस पर ना तो कोई कोचिंग बहुत फोकस कर रहा है, ना कोई बहुत अध्यापक फोकस कर रहा है, क्योंकि उसका कोई एक परिभाषित रोड मैप नहीं है। ये जो तैयारी का प्रारूप है इसका एक परिभाषा, यानी कि डिफाइंड इसका एक रोड मैप है कि सिलेबस दिया हुआ है, किताबें हैं, आप उसको बार बार पढ़ते रहिए और इस महायज्ञ में हवन करते रहिए। किसी ना किसी दिन तो उससे जिन्न निकलेगा जो आपके गाड़ी में बत्ती लगा देगा, जो आपको अधिकारी बना देगा। लेकिन यूपीएससी कहाँ मानने वाली है, वो तो और उसका जो सीना तो 56 इंच का पहले से ही है कि हम जो है बदलाव करते रहेंगे, और उसने बदलाव किया भी। तो हुआ ये कि 2011 के बाद से जो ट्रेंड बनता चला गया, और वर्तमान में भी इस बात को आप समझ पाएंगे। बहुत सारे सिलेक्टेड लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है, तो वो इस बात को बहुत ही गंभीरता से मानते हैं और बताते भी हैं कि यूपीएससी के सवालों में व्यवहारिकता बहुत ज़्यादा आ गई है। यानी कि वो किताबों से निकल करके व्यवहारिक दुनिया से ज़्यादा सवाल पूछने लगे हैं। तो अगर व्यवहारिक दुनिया से सवाल पूछे जा रहे हैं तो जवाब भी आपको वहीं से तलाशने होंगे। अगर आपसे कोई सवाल व्यवहारिक जीवन का पूछेगा और आप जाकर के तलाशेंगे किसी एनसीईआरटी की किताब में, तो उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। कई बार आप देखते हैं कि आपके आसपास दो प्रकार के लोग होंगे। एक ऐसे लोग होंगे जो बहुत इंटेलिजेंट है, शुरुआत से पढ़ने में बहुत अव्वल थे, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में बोर्ड टॉप किया, उसके बाद में वो इंजीनियरिंग करने चले गए, इंजीनियरिंग किया तो वहाँ भी टॉप कर गए, और उसके बाद में एक बेहतरीन कंपनी में नौकरी कर रहे हैं।
लेकिन उनके अंदर वो स्मार्टनेस नहीं है जो एक आपको सामान्य से लड़के में मिल जाएगी जो यूपीएससी को क्रैक कर सकता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूपीएससी ने सामान्यीकरण पर ज्यादा ध्यान दिया। पोस्ट 2011 यानी कि 2011 के बाद में जो सवाल उसने पूछे उसमें सामान्यीकरण ज्यादा था। इसके पीछे तर्क है, कारण है, क्योंकि जो भी व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, यानी कि जिसके मन में ये आकांक्षा है, ये इच्छा है, ये इंस्पिरेशन है कि वो जा करके समाज की सेवा करेगा, वो डीएम बनेगा, एसडीएम बनेगा, सीडीओ बनेगा, या जाकर के पब्लिक पॉलिसीज बनाएगा। तो पब्लिक पॉलिसीज बनाने के लिए आपको पब्लिक का पार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि हवा से आपको सीधे पैरासूट के तरीके से ला करके लैंड करवा दिया जाए तो राहुल गांधी की तरह आप फेल नजर आएंगे। इसलिए जरूरी ये है कि जब आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं तो आप उसी में से निकल करके अगर आ रहे हैं, यानी कि अगर आपको ग्राउंड पे काम करना है, जैसे एग्जांपल समझिए कि एक यूपी का एक कोई डिस्ट्रिक्ट आप ले लीजिए, एक केरला का डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए। केरला के किसी आदमी को आप रिक्रूट कर दीजिए कि यूपी के फला डिस्ट्रिक्ट में आपको काम करना है। आप अनुभव कीजिए कि यूपी वाला बंदा बेहतर काम करेगा यूपी में, जबकि केरला वाला बंदा केरला में अच्छे से काम करेगा। क्योंकि होता क्या है कि आपको कम्युनिकेट करना होता है उनसे, उनकी चीजों को समझना होता है, उनके कल्चर को समझना होता है। इसीलिए यूपीएससी ने इस बात पर फोकस किया कि आपको व्यवहारिक होने की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो जो हमारा स्ट्रेटजी होने जा रहा है, जो अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, वो दूसरा मुद्दा है और वो है जनरल अंडरस्टैंडिंग। जनरल अंडरस्टैंडिंग मैं कुछ एग्जाम्पल देकर के आपको दिखाऊंगा कि यूपीएससी किस तरीके से इस पर फोकस कर रही है। 2014 में जो टॉपर हुए निशांत जैन, उनका जो है आप खोल के पढ़िएगा। यूपीएससी पर भी उनके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, बताए थे कि उनकी रणनीति किस प्रकार थी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया था कि सामान्य होना सबसे असामान्य बात हो गई है, क्योंकि हम जो कहते हैं ना कि ये बहुत ही जर्नल थॉट है, जर्नल आइडिया है, ये बड़ा कठिन चीज हो गया है। सरल लिखना बहुत कठिन है, सरल बात करना बहुत कठिन है, ठीक है। तो इसलिए आपको जर्नल तरीके से सोचना होगा और उसके लिए आपके दिमाग की कलई को खोलने का काम अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये थोड़ा सा इस पर और बात करेंगे तो चीजें खुल करके सामने आएंगी। तो एक तो ये तरीका हो गया तैयारी करने का। इसके लिए ओनली यूपीएससी के चैनल पर आपको कम से कम 200 से लेकर के 250 वीडियोस पड़े हुए हैं, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। हिस्ट्री के वीडियोस पड़े हुए हैं, जियोग्राफी के वीडियो हैं, पॉलिटी के वीडियो हैं, इकोनॉमी के वीडियो हैं, करंट के वीडियो बहुत सारे पड़े हुए हैं। लेकिन करंट तो अभी आप काम में नहीं आएगा क्योंकि वो कंटेम्प्रेरी होता है। इन्वायरमेंट के वीडियोस अभी नहीं पढ़ेंगे, वो भी पढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो वाला सेक्शन है ये आप इजिली वहां से कवर कर सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं। बस आपको ढूंढना है ओनली यूपीएससी के प्लेलिस्ट में जाकर के। लेकिन जो ये वाला टॉपिक है जनरल अंडरस्टैंडिंग, ये एक नई शुरुआत ओनली यूपीएससी करने जा रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करंट के जो टॉपिक होंगे उन पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे, ताकि एक जो कम्युनिकेशन गैप है वो एस्टेब्लिश हो। कम्युनिकेशन गैप कैसे होता है, एग्जाम्पल के समझिए कि जैसे वर्तमान में कोई मुद्दा अगर चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा चल रहा था, जो कि बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी, जिसने एक युद्ध जैसे हालात बन गए थे। उसके बाद में युद्ध विराम हुआ और दोनों देश फिर से शांत हो गए। तो ये क्या है, एक करंट का मुद्दा है कि हमास ने इजराइल पर जो है रॉकेट फेंके और उसके अपोज में इजराइल ने हमास पर रॉकेट फेंके। ये एक करंट है, एक कंटेम्परेरी मुद्दा है। लेकिन इसके गहराई में जब आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि यरूशलेम का विवाद क्या है, इजराइल का जन्म कैसे हुआ, यानी कि इजराइल एज ए नेशन कैसे बना, उसके पक्ष में कौन है, विपक्ष में कौन है। इसको समझने के लिए आपको पूरे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को समझना होगा कि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज मोस्टली इजराइल के पक्ष में क्यों रहती हैं, यूएसए की क्या मजबूरी है कि इजराइल के पक्ष में ही उसको रहना है, चाहे डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिकन की सरकार हो, चाहे जो है ओबामा की सरकार रही हो जो कि डेमोक्रेटिक थे। जैसे हिंदुस्तान में वामपंथी लोग होते हैं, उस तरीके से वर्तमान में भी डेमोक्रेटिक पार्टी ही है यूएसए में। इससे पहले रिपब्लिकन था, डोनाल्ड ट्रंप थे। लेकिन सबकी जो पॉलिसीज हैं वो इजराइल को लेकर के इतनी इंक्लाइंड क्यों हैं, तो ये सारी चीज समझने के लिए
ये जो हम कम्युनिकेशन सीरीज शुरू करेंगे उसमें आप समझ पाएंगे। तो ये जो हमारा होगा ये जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा, इसी में हम इसको कवर करेंगे। तो देश दुनिया में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, और जो कंटेम्प्रेरी मुद्दे हैं वो किस प्रकार आपके विषय से जुड़ेंगे, उसका इंटरकनेक्शन हम करने का प्रयास इस सीरीज में करेंगे। तो इसमें हम कवर क्या क्या करेंगे, इसमें आपको करंट अपडेट मिलेगा, करंट अपडेट मिलेगा। करंट अपडेट के अलावा जो कंटेम्प्रेरी मुद्दे आपके विषय वस्तु से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आज़ादी के अगर 75 वर्ष पूरे हुए तो आपको भारत सिर्फ इतना नहीं जानना है कि भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए, इससे काम नहीं बनेगा। आपको उस 75 वर्ष के इतिहास पर एक पैनी बारीकी नजर रखनी होगी, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी आपसे उसी तरीके से सवाल पूछ रही है। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात होगी कि अच्छा कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था, सबको पता है। ये सवाल नहीं पूछती यूपीएससी, ये तो रेलवे का सवाल होगा, ग्रुप डी का। आपसे यूपीएससी ये चाहती है कि आप गंभीरता से जाकर गहराई में चीज़ों को समझें। तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप व्यवहारिक बहुत ज़्यादा हो जाएं। आप यह भी जानें कि वर्तमान में चर्चा क्यों हो रहा है, आप यह भी जानें कि इसका रिलेवेंस क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा अंडरस्टैंडिंग का जो ये सीरीज है, ये यूपीएससी के एस्पायरेंट को तो फायदा करेगा। उसके अलावा जो किसी भी चीज की तैयारी नहीं करते हैं लेकिन एक अवेयर नागरिक के तरीके से रहना चाहते हैं, उनके लिए वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि होता क्या है कि हम अपने बहुत सारे अधिकार, नियम, कानून नहीं जानते हैं। अभी इसी लॉकडाउन में मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी, अनुभव किया कि अगर लोग अपने अधिकार को लेकर के अवेयर हैं तो उनके सामने जो मुश्किलें हैं वो कम हो जाती हैं। जो अवेयर हैं और जो अवेयर नहीं हैं वो दबाए जाएंगे, सताए जाएंगे, फेलियर होंगे और अब सक्सेस से वो लगातार दूर ही रहेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को अवेयर होने की जरूरत है। उन्हें यह पता होना चाहिए कि उनके देश में कानून क्या है, उनके देश की व्यवस्थाएं किस तरीके से चलती हैं, उनके देश का कल्चर किस प्रकार है और मान्यताएं किस तरीके से काम करती हैं। अगर वो ये सब जानेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को जो है सफलता की अपने उस कड़ी में जोड़ पाएंगे। वो चाहे कुछ भी कर रहे हों, चाहे कोई व्यापारी हो या कोई तैयारी करने वाला बच्चा हो या कोई तैयारी ना करने वाला बच्चा हो। जैसे कोई अगर किसान है, खेती का काम कर रहा है, अब उस किसान को अगर ये वीडियो देखना है तो किस तरीके से फ़ायदा उठा सकता है? वो ऐसे फ़ायदा उठा सकता है कि जब मैं किसान बिल की चर्चा करूँगा तो मैं बताऊँगा कि एमएसपी क्या होता है, और एमएसपी पर अगर आपका कोई खरीद नहीं कर रहा है तो वो जो शिकायती तंत्र है वो कहाँ पर है, किसके पास आप जाएंगे? ऐसे तो आप जाते हैं तो आपको हड़का के भगा दिया जाता है, कहाँ आ गए। लेकिन अगर एक बार आप मजबूती से बोल देंगे कि हमको यहाँ आना है, ये फला व्यक्ति ने बताया था, ये सही जानकारी है कि हमको यहीं पर आना है, तो जो सामने वाला है वो सोचेगा कि ये जो है पढ़ा लिखा आदमी है, जानता है, चीज़ों को जानता है, तो वो आपको अंडरएस्टिमेट नहीं कर पाएगा। किसान का फायदा हो गया। जब मैं मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँगा, कोई मार्केटिंग का टॉपिक होगा और कोई बनिया है, कोई बैस है जो देख रहा है, जो व्यापार करता है, तो वो वहां से सीख सकता है। तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल सबके लिए है और सबको इस तरीके की वीडियोस देखनी चाहिए। तो ये हम जो है शुरुआत करने जा रहे हैं जनरल अंडरस्टैंडिंग का एक सीरीज, जिसमें हम ऐसे कंटेम्प्रेरी मुद्दों को उठाएंगे। अच्छा, एक सवाल अब आपके मन में ये होगा कि क्या जो यूपीएससी का आप जो एक तरीके से जो पढ़ाई हम कर रहे थे उसको बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं, वो बंद नहीं होगा। जो तैयारी हम कर रहे थे वो चलता रहेगा और अगले सब्जेक्ट के रूप में इन्वायरमेंट की हम शुरुआत करेंगे और उसको आपको पढ़ाएंगे। क्योंकि हमने हिस्ट्री लगभग में पूरा पढ़ा दिया है, हमने जियोग्राफी लगभग में पूरा पढ़ा दिया है, पॉलिटी लगभग में पूरा पढ़ा दिया है, 2-4 टॉपिक छूटे होंगे उनको कवर कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो मोस्ट टॉपिक हैं वो कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब जो बचे हुए, जैसे इन्वायरमेंट बचा हुआ है थोड़ा बहुत, और कुछ टॉपिक बचे हुए हैं सब्जेक्ट के अलग अलग, तो उनको कवर कर लेंगे। लेकिन इस सेक्शन के पर्याप्त कंटेंट ओनली यूपीएससी पर फ्री में उपलब्ध है, उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक घोषणा और करनी है। वो घोषणा ये है कि हमारा एक चैनल है ओनली सरकारी एग्जाम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको मिलेगा। ओनली सरकारी एग्जाम, ओनली सरकारी एग्जाम को बनाने का, उसको संचालित करने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि जो वेरियस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
ठीक है। या कभी कभी हंसी मजाक में जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो मौसमी एग्जाम बोलते हैं। मौसमी एग्जाम का मतलब ऐसा एग्जाम होता है जो मौसम यानी कि जैसे भर्ती आए तो उसकी तैयारी में लग जाओ। जैसे कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है तो जब लेखपाल की भर्ती आई तो लेखपाल की तैयारी करने लगा, या जो है शिक्षक भर्ती आई अगर बीएड बीटीसी है तो उसकी तैयारी करने लगा, या उसने देखा कि अच्छा आरओ एआरओ का पेपर आया है तो उसकी भर्ती तैयारी करने लगा, या पीसीएस की तैयारी करने लगा। तो ये जो है एक मौसमी तैयारी इसको बोलते हैं, जो विद्यार्थियों की आम बोलचाल की भाषा है उसमें इसको मौसमी तैयारी कहा जाता है। बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो विद्यार्थियों की कम्युनिटी में खूब सारी जो है बोली जाती हैं। जैसे आप कभी इलाहाबाद जाइएगा तो आपको डीबीसी मिलेगा, दाल भात चोखा मिलेगा। अब अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर के बोलेंगे कि डीबीसी हमको दे दीजिए तो समझ ही नहीं पाएगा कि डीबीसी क्या होता है। तो ये एक कल्चर है स्टूडेंट के बीच में जो बातचीत तो करते रहते हैं। तो आप अगर तैयारी करते हैं यूपीएससी का, आपके घर परिवार में कोई ऐसा है जो इन वेरियस एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, टीचर वैकेंसी हो, लेखपाल हो, ये उत्तर प्रदेश के सबऑर्डिनेट की जितनी वैकेंसीज आती हैं या टेट सीटेट जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी वहाँ पर एकदम फ्री में होती है। कोई पैसा, कोई पेड कोर्स नहीं, सब कुछ फ्री। तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ओनली सरकारी एग्जाम पर। उस पर भी हम एक बेहतरीन तरीके से चीज़ों को लाने वाले हैं। और दूसरी बात, करंट का लगातार क्लास वहाँ पर आपको मिलता रहेगा, करंट भी वहाँ पर अपडेट होगा। तो एक बेहतरीन अवसर आपके लिए रहेगा और वो भी फ्री में। जैसे ओनली यूपीएससी को आपने इतना प्यार दिया, हम 1 मिलियन बन गए, 1 मिलियन लोग हमसे जो जुड़े हुए हैं, हमसे पढ़ाई करते हैं, जानते हैं हमको। तो उस प्लेटफॉर्म को भी आप बढ़ाइए, उसको आगे जो है उसमें ग्रोथ हो। सब्सक्राइब कर लीजिए, या आपके जो आपके जानने में है कि कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसके पास संसाधन का अभाव, तैयारी नहीं कर पा रहा है, उसको आप भेज दीजिए। ये एक मनुष्यता का कर्म होगा। आपने देखा कि इस कोविड के दौरान हम मानव ही एक दूसरे मानव के काम आए। जब लोग मर रहे थे, कई बार ऐसा हुआ कि उनके परिवार के लोग ही उन्हें छोड़ के चले गए, उनको छुआ नहीं, तो दूसरों ने आगे आकर के उनके दाह संस्कार किए, उनको अंतिम यात्रा पे उनके सम्मिलित हुए। तो मानवता से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए इस मानवता को हमें अब कम से कम समझ जाना चाहिए। इतनी बड़ी महामारी को हमने देखा जिसमें मानवता ही आखिरी में काम आई। तो ये वो विद्यार्थी जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग, पेड कोर्स नहीं ले सकते हैं, उनके लिए एक वरदान है। और अगर आप देख रहे हैं तो शेयर कर देंगे तो उनका फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज में अगला क्लास आपको कल मिलेगा, जिस पर हम किसी एक इंटरेस्टिंग मुद्दे पर बात करेंगे जो वर्तमान में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।